दोस्तों पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि स्टैटिस्टिकल सीरीज़ डिफरेंट टाइप्स में कौन कौन सी हो सकती हैं, उसको हमने अच्छे से समझा भी है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि उस स्टैटिस्टिकल डेटा को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उस डेटा को यूज़ करके हम कौन कौन सी फर्दर इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं और बिज़नेस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी रिसर्च के लिए उस डेटा को एनालाइज करने के बाद हम क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सबसे स्टार्टिंग का स्टेप होता है, जिसके बेस पे हम उस डेटा को यूज़ करके एक सेंट्रल पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद हम उस सेंट्रल पॉइंट से पूरे उस डेटा की वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं और अदर डिफरेंट एरियाज़ में उसको यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल एवरेजेस 3 तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट, पोजिशनल एवरेजेस। सेकंड, मैथमेटिकल एवरेजेस। थर्ड, बिजनेस एवरेजेस। 3 तरह के ये हो सकते हैं। अब इसमें एक कॉमन चीज़ है, वो है एवरेज, जिसको हम कहते हैं कि एवरेज एक ऐसा मैथमेटिकल नंबर होता है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है एक सेंट्रल पॉइंट पे। यानी एवरेज एक सेंट्रल पॉइंट है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है एक अपनी वैल्यू के साथ, कि कुछ वैल्यूज़ उस सेंट्रल पॉइंट से मिनिमम हो सकती हैं और कुछ वैल्यूज़ उस सेंट्रल पॉइंट से मैक्सिमम हो सकती हैं। अब देख लेते हैं कि ये सभी एवरेजेस में कौन कौन से और डिफरेंट एवरेजेस को पढ़ा जाता है। पोजिशनल एवरेज जो होते हैं, इसमें 3 होते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन, सेकंड नंबर पे मीडियन, थर्ड नंबर पे मॉड। मैथमेटिकल एवरेजेस भी 3 तरह के होते हैं। एक इसमें होता है जियोमेट्रिक मीन, सेकंड होता है हार्मोनिक मीन, थर्ड होता है क्वाड्रेटिक मीन। इसी तरह से बिजनेस एवरेजेस भी 3 तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट होता है इसमें मूविंग एवरेज, सेकंड होता है प्रोग्रेसिव एवरेज, थर्ड होता है कंपोजिट एवरेज। तो इस तरह से हम इन 3 कैटेगरी में अलग अलग तरह के 9 एवरेजेस को पढ़ लेते हैं और उन्हीं के बेस पे हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्टडी में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पोजिशनल एवरेज से, और पोजिशनल एवरेज में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन। समझ लेते हैं अरिथमेटिक मीन को। अरिथमेटिक मीन का मीनिंग समझने से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एक स्टूडेंट है, उसने 12th के एग्ज़ाम दिए हैं और उसका रिज़ल्ट आने वाला है। रिज़ल्ट का उसने वेट किया और वो दिन भी आ गया जब उसका रिज़ल्ट आया। तो उसने 12th में जो उसके पास सब्जेक्ट थे वो देख लीजिए एक बार। तो ये सब्जेक्ट्स हैं, इसके पास 6 सब्जेक्ट हैं और इनके मार्क्स जो इसे मिले हैं वो है, ये मार्क्स जो है आउट ऑफ 100 हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने आ गए हैं। यहाँ पर जब हम 12th के मार्क्स की बात करते हैं कि उसके टोटल करना है, तो वहाँ हम फिज़िकल एजुकेशन को एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक क्वालिफाइड एग्ज़ाम है जिसको सिर्फ क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो बाकी 5 सब्जेक्ट्स हमारे पास बचते हैं, उन सभी को हमने देख लिया कि इन सभी एग्ज़ाम में इसके कितने कितने मार्क्स आए हैं। जब हम इसको टोटल करेंगे, जो टोटल करके वैल्यू आ जाती है 400 आउट ऑफ 500। तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को 500 में से 400 मार्क्स मिले हैं। अब ये रिज़ल्ट लेके आ गया है। अब जब इससे कोई भी जब ये पूछेगा कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, तो ये उनको बताएगा कि मेरे मार्क्स जो आए हैं वो हिंदी में इतने, इंग्लिश इतने और मैथ्स इतने और ये कॉमर्स इतने, इस तरह से बोलेगा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जनरली हम इस तरह से अपने मार्क्स को बताने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, यानी हम मोस्टली बहुत बार हम टोटल मार्क्स भी नहीं बताते हैं किसी को। जब कोई हमसे इन्फॉर्मेशन लेता है, हम क्या करते हैं हम वहाँ पर एक सिंपल तरीका अपनाते हैं, और वो ये होता है कि हम इन सभी टोटल मार्क्स को टोटल मैक्सिमम मार्क्स से डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करके हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये लगभग इसका 80% है। तो ये जो 80% आया है, यही बात हम सबको कहते चले जाते हैं कि मेरे जो मार्क्स आए हैं वो 80% मार्क्स हैं, 60 हैं, 72 हैं या 45, जो भी जिसके परसेंटेज है वो उस तरीके से बता देता है। तो जो उस इंफॉर्मेशन को लेने वाला है वो उस पर्टिकुलर
स्टूडेंट से कंफर्म करके कि उसकी परसेंटेज कितनी है, उसके पूरा एक लेवल समझ जाता है कि वो किस लेवल का स्टूडेंट है। तो यहाँ पर जो हमने किया वो ये किया कि हमने सभी अलग अलग जो ये सब्जेक्ट हैं इन सभी मार्क्स को हमने ऐड किया। जैसे कि हिंदी के 80, इंग्लिश के 75, मैथ्स के 90, बीओ के 70, अकाउंट्स के 85, और हमने इनका टोटल करने के बाद जो कि 400 आया उसे हमने नंबर ऑफ सब्जेक्ट से ही डिवाइड कर दिया जो कि हैं 5। तो इस तरीके से हमें पता चला है कि 80 वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। तो इस तरीके से जो हमने किया है ये एक सेंट्रल वैल्यू आ गई है उन मार्क्स की जो अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट में किसी भी स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं। अब वो सभी को ऐसे नहीं बताएगा कि उसके पर सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए हैं। वो जनरली किसी को भी इन्फॉर्मेशन जब देगा तो वो इस तरीके से कह देता है कि उसके मार्क्स जो आए हैं वो 80% मार्क्स हैं। तो ये होता है एवरेज, जिसको हम कहते हैं कि एवरेज एक ऐसी वैल्यू होती है जो एक सेंट्रल पॉइंट है और वो सभी और अदर वैल्यूज़ का एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो यहाँ पर जो हमने किया वो किया मीन, और मीन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, इसे हम बोलते हैं एक्स बार। और इसका एक फॉर्मूला ये होता है कि हम सभी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, हम करते हैं एक्स, यानी कि एक्स क्या, ये सारी वैल्यू जो होती हैं ये एक्स है। अब इनको हमने ऐड किया तो यहाँ पर हम समेशन का यूज़ करते हैं, समेशन एक्स, या इसको हम सिग्मा भी बोलते हैं, और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास है 5, तो उसको हम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को n से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है जिसको हम कहते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन या समेशन एक्स अपॉन एन। तो ये होता है सबसे बेसिक फार्मूला जो हम जनरली अपनी लाइफ में किसी भी वैल्यू को एवरेज करने के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि हमारे पास डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज़्यादा तरह की सीरीज़ है और हर सीरीज़ में हमें हर अलग तरीके से उसमें काम करना पड़ता है एवरेज को फाइंड करने के लिए। एवरेज फाउंड करने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग मेथड होते हैं। उन तीनों मेथड को हम समझेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है डायरेक्ट मेथड, सेकंड नंबर पे आता है शॉर्टकट मेथड, और थर्ड नंबर पे आता है स्टेप डिविएशन मेथड। यहाँ अर्थमेटिक मीन को फाइंड करते हुए हमें इन तीनों ही मेथड को समझना है, और इन्हीं तीनों के बेस पे कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें मिल सकता है हमारे एग्ज़ाम में। तो इसको हम समझेंगे इस क्लास में। ये 3 अलग अलग मेथड हैं और तीनों से जब हम काम करते हैं तो ये बात हमें ध्यान रखने वाली है कि आंसर हर बार सेम आता है। जो भी हम मेथड यूज़ करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, चाहे डायरेक्ट मेथड से करें, शॉर्टकट मेथड से करें, स्टेप डिविएशन से करें, उस क्वेश्चन में सभी में आंसर बिल्कुल सेम आएगा, किसी में भी डिफरेंस नहीं मिलता है। डायरेक्ट मेथड को सबसे पहले समझना है। अब डायरेक्ट मेथड के प्रॉब्लम हमारे पास है। अब वो जो प्रॉब्लम ये दी गई है, यहाँ पे हमें सीरियल नंबर दिया गया है और उनकी इनकम दी गई है। सीरियल नंबर से मतलब ये है कि ये एक ही किसी पर्सन की इन्फॉर्मेशन है। ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो किसी एक ही पर्सन से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पर कोई भी एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक जगह पे लिखी हुई नहीं है। तो यहाँ पर जो एक कंडीशन है उसको देख लेते हैं। उसने कहा है कि सीरियल नंबर के हिसाब से 12 पर्सन्स हमारे पास हैं और उनकी इनकम इतनी है, और उसने हमसे डायरेक्ट मेथड के बेस पे पूछा है कि इंडिविजुअल सीरीज़ जो है ये, यहाँ पर हमें बताना है कि एक्स बार क्या होगा, यानी अर्थमेटिक मीन क्या है। तो अब यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्स बार यानी मीन का जो फॉर्मूला है उसको देख लीजिए। मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। इस फॉर्मूले से ही हमें किसी भी एवरेज को फाइंड करना है। अब हमें चाहिए यहाँ पर समेशन एक्स होगा, यानी कि टोटल इनकम को हमें करना होगा, और एन होगा नंबर ऑफ़ यूनिट्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो होगी वो तो हम इसको काउंट कर लेंगे। अब काउंट करेंगे तो ये पहले से ही काउंटेड है, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो है 12, ये हो जाएंगे एन, 12 वैल्यू आ जाएगी। और इनकम को जब हम ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा समेशन एक्स इज इक्वल टू 1982। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हमें एक्स बार फाइंड करना है। एक्स बार फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स
1982 डिवाइडेड बाय n 12, और 12 से 1982 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x बार इज इक्वल टू 165.167, यानी पर पर्सन जो इनकम है वो लगभग 165 रुपीज़ है। हर एक के जो एवरेज इनकम है वो इतनी आ जाएगी 165.167। तो ये तो हुआ है इसमें इंडिविजुअल सीरीज़ के साथ एक्स बार। अब हमें फाइंड करना है इसमें कि डिस्क्रीट सीरीज़ से हम किस तरीके से एवरेज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ और इंडिविजुअल सीरीज़ में डिफरेंस ये है कि डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें फ्रीक्वेंसी दी जाती है, लेकिन हमें इंडिविजुअल सीरीज़ में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। एक डिफरेंस इसमें ये भी है कि फॉर्मूले में कि जब मीन फाइंड किया जाएगा तो मीन एक्स बार हो जाता है इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। जो ये होता है इसमें फ्रीक्वेंसी आ जाने की वजह से बीच में एफ और आ जाता है, सिग्मा एफ एक्स, और डिवाइडेड बाय एन जो होता है, एन को हम कहते हैं समेशन एफ, क्योंकि यहाँ पे एन जो आएगा वो काउंट करके नहीं आएगा, वो इनको ऐड करके आएगा टोटल यूनिट्स को। तो समेशन एफ इसको हम कह सकते हैं, जिसको हम एन भी बोलते हैं। तो ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। अब हम करते हैं इसके हिसाब से आगे काम। हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स, तो यानी कि एफ और एक्स को हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो हमेशा एफ होगा और साइज़ या जो भी वैल्यूज़ दी जाएंगी वो हमेशा एक्स होगा। अब एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 20 इंटू 1 20, 19 इंटू 2 38, 18 इंटू 4, सारी वैल्यूज़ एफ एक्स हो गई हैं। अब हम इसका टोटल कर लेंगे। सिग्मा एफ एक्स 777 और फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, ये हो जाएगा समेशन एफ 50। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मीन निकाल लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू 777 डिवाइडेड बाई 50, वैल्यू आ जाएगी 15.54। ये एक्स बार की वैल्यू आ गई है डिस्क्रीट सीरीज़ से। ये डिस्क्रीट सीरीज। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कंटिन्यूस सीरीज़ में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो क्लास इंटरवल के तौर पे मिलेगी। अब उस क्लास इंटरवल के हिसाब से उसने बताया है कि मार्क्स जो स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं वो हैं 0 से 5 तक जिनके मार्क्स आए हैं। ऐसे 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके 5 से 10 तक आए हैं, 12 हैं, 10 से 15, 20 से 25 तक मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो सीरीज़ है ये है एक्सक्लूसिव सीरीज़, यानी कि जो यहाँ पे 5 लास्ट में है उसे हम यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे हैं, इसे हम यहाँ पर कर रहे हैं जहाँ पर ये लोअर लिमिट में है। तो जिसके भी एग्जैक्ट 5 मार्क्स आ गए होंगे उस 5 को हम यहाँ पर ऐड ना करके यहाँ ऐड करेंगे। यानी यहाँ पर 0 to 5 लिखा हुआ तो है, लेकिन यहाँ पर 0 to 4 वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सारे स्टूडेंट यहाँ पर माने जाएंगे। तो इस तरह से अब जो क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, ये एक्स है और ये फ्रीक्वेंसी है। अब हमें चाहिए यहाँ पर एफ एक्स। अब एक्स में मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से, तो यहाँ पर एक्स में 2 वैल्यू हैं जिसमें हमें एफ एक्स को मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम यहाँ पर एक्स वाली वैल्यूज़ में मिड वैल्यू फाउंड कर लेते हैं और उस मिड वैल्यू को एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्स वाली वैल्यूज़ में हमें मिड वैल्यू फाउंड करनी होगी, और मिड वैल्यू के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो मैंने बताया था। मिड वैल्यू इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले से हम कोई भी मिड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू के लिए हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करना है। तो फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 5, दोनों ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, और 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो मिड वैल्यू आ जाएगी 2.5। सेकंड में ऐसे ही 10 और 5 15, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.5। नेक्स्ट 10 और 15 25 को 2 से डिवाइड करेंगे 12.5। ऐसे ही 15 और 20 35 को 2 से डिवाइड करेंगे 17.5। और लास्ट 20 और 25 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएंगी 22.5। सारी मिड वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन मिड वैल्यूज़ में हम
फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो ये x है ये सीरीज़ x ये नहीं मानी जाएगी, अब मिड वैल्यू को ही x माना जाएगा, तो ये x यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर। तो अब यहाँ पर f4x किया जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से 25 आ जाएगा, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से 90 आ जाएगा, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 से 250 आ जाएगा, 112.5 आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज़ हमने fx के लिए भी फाइंड कर ली हैं। अब हमें सिर्फ इसका fx का टोटल करना है, पहले की तरह जैसे हमने डिस्क्रीट में किया था वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, x बार इज इक्वल टू समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f, या इसे हम n भी कह सकते हैं। तो इसके हिसाब से वैल्यूज़ लिख लेते हैं। fx का टोटल कर लेते हैं, समेशन fx ये आ जाएगा 740। फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते हैं, समेशन f ये वैल्यू आ जाएगी 62। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x बार फाइंड कर लेते हैं, समेशन fx 740 डिवाइडेड बाई 62, x बार इज इक्वल टू 11.94। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग तीनों अलग अलग सीरीज़ में x बार किस तरीके से फाउंड कर सकते हैं ये हमने सीख लिया है। अब ये था फर्स्ट मेथड जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। आने वाली क्लास में हम सीखेंगे कि जो सेकंड मेथड है जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड, और एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं स्टेप डिविएशन मेथड, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे x बार को फाइंड कर सकते हैं वो सीखेंगे आने वाली क्लास में।